Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। बाप बेटे की पार्टी को भी लोगों ने तवज्जो दी कि ये तो एक बाप बेटे की पार्टी बन के रह गई है और कांग्रेस पार्टी है, इसमें कोई वर्चस्व नहीं रहा, कोई कांग्रेस को पार्टी नहीं माना। इन्होंने बाप बेटे ने अपनी पार्टी बना लिया है और तरीके से शैलजा ने जब दूरी बनाई तो जो एससी वोट की बात करें हम लोग तो उसने दूरी बना ली कांग्रेस से। तो कि जींद कभी कोई दो चेहरे मंत्री मिलेंगे जींद से। हरियाणा में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, जिस तरीके से एग्जिट पोल और जिस तरीके से आस लगाई जा रही थी कि हरियाणा में एक बार फिर बदलाव होगा और कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन बीजेपी ने तीसरी बार फिर से पूर्ण बहुमत से हरियाणा के अंदर बीजेपी के कमल को खिलाने का कार्य किया और तीसरी बार हरियाणा में लगातार बीजेपी की सरकार बनी। जहां बात करें जींद क्षेत्र की तो यहाँ से 5 विधानसभा सीटें थी और 5 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा कायम रखा। और जहां बात करें एक सीट की तो जुलाना से कांग्रेस ने अपना यहाँ पर दबदबा कायम रखा। बता दें कि जुलाना से 15 साल के बाद कांग्रेस ने अपना यहाँ पर पहली बार जीत दर्ज की है। और उससे बाद पहले की बात की जाए तो यहाँ पर कभी भी कांग्रेस के 2009 में ही यहाँ से जीत हासिल की थी, उसके बाद यहाँ से कांग्रेस की कोई जीत नहीं हुई थी। हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार हमसे बात करते हैं कि किस तरीके से जो जींद क्षेत्र के जो विधानसभा सीटें थी कैसे समीकरण बदला और कैसे हवा थी जो कांग्रेस की बजाय बीजेपी की तरफ होगी। हाँ जी सर, सिसोदिया जी, जिस तरीके से जींद में 5 सीटें हैं, आस लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अच्छी बढ़त दिखा रही है, तो फिर कैसे समीकरण बदलेंगे? देखिए, जैसे कि कहा जाता है कि बीजेपी और कांग्रेस जो 2 पार्टियां रही अभी हमारे जो चुनाव हरियाणा का जो चुनाव संपन्न हुआ है, यहाँ सिर्फ 2 पार्टियों ने ही मतदान किया। उन 2 पार्टियों में बीजेपी और एक कांग्रेस। सबसे पहले जो कयास लगाए गए एग्जिट पोल में भी ये आया कि जो कांग्रेस है वो बढ़त लिए हुए है, लेकिन जो लास्ट के दिन जैसे से जो चुनाव नजदीक आया उस समय पे बीजेपी अपने बढ़त लेके आ गई, क्योंकि यहाँ जो चुनाव हुआ जाट और नॉन जाट का चुनाव कहा गया। दूसरा फैक्टर यहाँ जो काम किया, यहाँ एक बाप बेटे की पार्टी को भी लोगों ने तवज्जो दी कि ये तो एक बाप बेटे की पार्टी बन के रह गई है और कांग्रेस पार्टी है, इसमें कोई वर्चस्व नहीं रहा, कोई कांग्रेस को पार्टी नहीं माना। इन्होंने बाप बेटे ने अपनी पार्टी बना लिया है और यही बाप बेटा इस कांग्रेस को चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में ये नाराजगी भी सामने आई है। तो ऐसा ही जहाँ आप बात करते हैं हम उचाना की, उचाना में भी यही बात हुई कि जो वीरेंद्र सिंह जी जो हारे हैं, ब्रजेंद्र जी, उसमें क्या रहा कि वीरेंद्र ने अपनी पार्टी छोड़ी, फिर पार्टी बदल ली, फिर जो पार्टी बदल की जो बात रही उसने इनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया और लोगों में इस बात का भी रोष रहा कि ये लोग तो कभी भी पार्टी बदल लेते हैं जी। तो इसी वजह से उचाना सीट ये लोग जो कांग्रेस है वो हार गई। नरवाना में भी यही रहा, नरवाना से भी जो जीते हैं कैंडिडेट वो सिर्फ जो पार्टीबाजी की वजह से, एक सिर्फ कांग्रेस की वजह से ही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करूं तो उसकी वजह से वो हार गए। जी, नरवाना के बारे में मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। जिस तरीके से चर्चाएं इनेलो की बनी हुई थी कि इनेलो का काफी अच्छा वहां पर गढ़ भी रहा है और इनेलो अच्छा प्रदर्शन भी कर रही थी, लेकिन चुनाव के बाद जब काउंटिंग शुरू हुई तो कहीं ना कहीं इनेलो भी पिछड़ती नजर आई, वो तीसरे स्थान पर गई। तो वो भी तक बड़ी बात हुई सर? नहीं, वो इसलिए बड़ी बात हुई कि लोगों का जो दिमाग था, लोगों का दिमाग जो सीधी बात आई कि वो लोग जहां बीजेपी की बात आई थी और कांग्रेस की बात थी तो इनेलो को उन्होंने छोड़ दिया और ये समझ लिया कि बीजेपी ही एक छत्र राज कर सकती है और या कांग्रेस राज कर सकती है। तो इन्होंने बीजेपी को चुना, नरवाना की जनता ने बीजेपी को चुन लिया। ये फैक्टर वहां काम किया और लोग कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात जो है नाराजगी जो थी वो सिर्फ हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से और दीपेंद्र सिंह हुड्डा से, जो इन्होंने बाप बेटे की जो पार्टी बनाई उसकी वजह से लोगों के दिमाग में ये नाराजगी रही। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से लोग नाराज थे, लेकिन कहीं ना कहीं बाबू बेटे से नाराज थे। जी, बापू बेटे से नाराज थे। अगर हम लोग देसी भाषा में बात करें तो बाबू बेटे से नाराज थे लोग, कांग्रेस से नाराज नहीं थे। तो जिस तरीके से शैलजा के जी उसके बारे में टिप्पणी वायरल हुई, शैलजा के बारे में भी बयान आए, तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने चुनाव से दूरी बनाकर रखी तो उसका फैक्टर भी ऐसी समाज पर देखने को मिला। देखिए, ये बात तो होती है जब एक नेता किसी अपने समाज के से दूर होता है या जो पार्टी से दूर हो जाता है तो कहीं ना कहीं वोट तो टूटता ही है। इसी तरीके से शैलजा ने जब दूरी बनाई तो जो एससी वोट की बात करें हम लोग तो उसने दूरी बना ली कांग्रेस से। तो यही कारण रहा। तो ये भी एक फैक्टर, मुख्य फैक्टर रहा कि शैलजा ने भी दूरी बनाई और इसी तरीके से किरण छोड़ के पहले ही जा चुकी थी तो बीजेपी से उन्होंने चुनाव लड़ा, उनकी बेटी ने श्रुति ने, और वो जीत चुकी हैं। तो अगर
उसी प्रकार से अशोक तंवर की बात करते हैं। अशोक तंवर ने भी एक एन मौके पर जब छोड़ा बीजेपी को, तो लोगों को ये लगा कि ये भी एक दल बदलू नेता है, तो इसलिए लोगों ने उनके ऊपर विश्वास ना करके अपना विवेक से चुनाव मतदान किया। सूरज जी आपके पास दोबारा आते हैं। हाँ टंडा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जुलाना का चुनाव देखने को मिला और जींद का चुनाव देखने को मिला, जुलाना में कहीं ना कहीं विनेश फोगाट एक बड़ा फैक्टर भी थी, कहीं ना कहीं टीआर भारत के लोगों के चेहरे भी चर्चे चेहरे में वो थी, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो ओलंपिक के बाद आई थी तो कहीं ना कहीं लोगों का इमोशनल भी था। तो जुलाना में और जींद में फिर कैसे हवा ये बदली? जींद में भी तो बीजेपी तीसरी बार अपनी बढ़त बना पाई। देखिए ऐसा है, जुलाना की जो बात करें वो एक जाटलैंड, प्योर जाटलैंड रही है, और आज तक जो वहाँ से लीडर जो बने हैं जाट ही बने हैं। अब की बार क्या हुआ, जिस तरह से लगातार जो जाट यहाँ से आते रहे हैं, और जो कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उन्होंने एक स्टार नेता यहाँ पे उतारा जी, ठीक है। दूसरी बात करें तो वहाँ पर जो जाट हैं, वहाँ पे जो और भी 2-3 जो जाट खड़े थे, और जो एक जो ओबीसी वर्ग था वो कहीं ना कहीं तरसित नजर आया था। तो पहली बार वहाँ पे ओबीसी के कैंडिडेट को टिकट मिली थी, लेकिन माना यह जा रहा था कि जुलाना से बाहरी का नारा चलेगा और ये हार जाएगा, तो वो फैक्टर इतना काम नहीं किया। वहाँ पे एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में योगेश वहाँ से उभरता नजर आया, और उसने ओबीसी वोट बैंक को कंप्लीटली वहाँ पे कब्जा किया। वहीं जाट वोट बैंक कहीं ना कहीं बिखरता नजर आया, लेकिन जो जीत है वो इतनी बड़ी नहीं हुई। कहीं ना कहीं कांग्रेस वोट बैंक, जो जाट वोट बैंक है वो ज्यादा होने की वजह से वहां से विनेश वहां से विजयी हुई। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से विनेश फोगाट को खेल मंत्री बनाने के लिए नारे लगे, और भूपेंद्र हुड्डा भी आए, यहाँ पर प्रियंका गांधी भी आई, तो इससे कांग्रेस को कुछ बढ़त मिली? तो ये तो नहीं काफी दिखाई दिया कि मिलती हुई नजर आई। नहीं, बढ़त नहीं मिली, उनसे कुछ ज्यादा बढ़त नहीं मिली, क्योंकि अगर इतने बड़े स्टार प्रचारक यहाँ पे जुलाना की धरती पे आए हैं, खुद यहाँ से स्टार यहाँ पे खड़ा है, चैंपियन है जिसकी पहचान पूरे वर्ल्ड में है, यहाँ से कम 1.5 लाख की वोट से यहाँ से जीत मान रहे थे, लेकिन वही जीत वहाँ पे 5-6 हजार वोट से अगर जीत होती है तो कोई बड़ी जीत नहीं है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर थी। तो जींद की बात करें तो तीसरी बार यहाँ से बीजेपी कमल खिलाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का जो कैंडिडेट था, क्या कांग्रेस से लोग नाराज थे फिर, या फिर कांग्रेस के कैंडिडेट से नाराज दिखाई दी? नहीं, कांग्रेस से नाराज नहीं थे। कांग्रेस का आपसी जो गृह क्लेश है वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं ले बैठा। उनके जो स्टार नेता थे, जिस तरह से शैलजा है, किरण चौधरी है, और जिस तरह से डॉक्टर अशोक तंवर भी मेन नेता थे, सुरजेवाला दिखाई नहीं दिए, तो कहीं वो एक मंच पे कभी इकट्ठा नहीं हो पाए। अगर ये इकट्ठा होके चलते तो ये पार्टी एक वजूद के साथ यहाँ से चुनाव जीतती। दूसरी बात जींद को लेकर मैं कहूँ, कहीं ना कहीं जो टिकट जहाँ पे दी गई है वो चेहरा लोगों को पसंद नहीं आया। यही टिकट अगर किसी और कैंडिडेट को दी जाती तो शायद यहाँ से कांग्रेस विजयी होती। तो वहीं कहीं ना कहीं जो फायदा है डॉक्टर मिड्डा को यहाँ से मिलता नजर आया, तो लोगों ने उसी कैंडिडेट को फिर से चुनना पसंद करा जो उनके दिल में पहले से ही समाया हुआ था। ठीक है, तो स्पीडो विधानसभा की बात कर, जिस तरीके से चुनाव स्टार्ट हुआ था, बारी का नारा वहां पर देखने को मिला था, लेकिन जब चुनाव संपन्न हुआ तो वो एक तरफा जीती बीजेपी बनाती हुई नजर आई। सफेदों के अंदर वही फिर बात आ गई, जातीय समीकरण। जातीय समीकरण क्या हुआ, वहां पे जो जाट है आपस में वहां पे लड़ते नजर आए, जाट वहां एक दूसरे के वोट काट गए, और बीचों बीच जो है जो बीजेपी का वोट बैंक है वो एकजुट हो गया और बीजेपी को विजय करा गया। ठीक है, धन्यवाद जी। सिसोदिया जी से जान लेते हैं कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो क्या मानते हो कि जींद का भी कोई 2 चेहरे मंत्री मिलेंगे जींद से? जी देखिए, जींद का नागरिक होने के नाते और एक एज ए पत्रकार भी हम लोग बात करें तो जींद जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, देवेंद्र अत्री ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है, उसी तरीके से दादा गौतम की भी बात करते हैं, दादा गौतम की भी एक बहुत बड़ी जीत है। उसी तरीके से अगर हम जींद की ही विधानसभा की बात करें तो जींद से जो डॉक्टर मिड्डा है उन्होंने जो टिकट निकाली है, तो कहीं ना कहीं हमें उम्मीद जींद की जनता को ये है कि जींद से लगभग हो सकता है 2 विधायक 2 मंत्री हमें जींद में की जनता को मिले। हो सकता है मिड्डा जी को भी, क्योंकि मिड्डा जी तीसरी बार विधायक हैं, तो इसका भी कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में नायब सैनी जी सोचेंगे, या जो भी सीएम होंगे वो सीएम अपने कैबिनेट में कोशिश करेंगे कि इस तरीके के लोगों को लिया जाए। दादा गौतम की बहुत अच्छी छवि रही है, दादा गौतम एक निर्भीक से व्यक्ति रहे हैं, तो उनको भी वो में लिया जा सकता है कैबिनेट के अंदर। और जींद की जनता होने के नाते भी हम लोग चाहेंगे कि जींद से कोई ना कोई मंत्री किसी न किसी साथी को मंत्री पद मिले। ठीक है, धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ जींद के पत्रकार ने साथ बताया कि 17 तारीख को जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कहीं ना कहीं सबकी नजरें उसी के ऊपर होंगी कि जींद से कहीं ना कहीं 2 मंत्री यहाँ से जरूर होने चाहिए, तभी जींद का जो विकास है उसको गति मिल सकती है। लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी कि जींद से कितने जो अब 4 विधायक जीत कर आए हैं, उनमें से कौन से चेहरे पर बीजेपी अपनी मोहर मंत्रिमंडल में लगा पाती है।
जींद से हरियाणा तक के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।